नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। सोने की महंगाई के साथ भारत का गोल्ड लोन बाजार सालाना औसतन 30% की दर से बढ़ रहा है। इक्रा और रिजर्व बैंक के अनुसार इस साल अगस्त तक बैंकों और एनबीएफसी के सोने के बदले कर्ज 2.94 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए। सीआरआईएफ की रिपोर्ट बताती है कि जून तक भारत में बैंक और एनबीएफसी के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 13.4 लाख करोड़ रुपए पर थे। रिजर्व बैंक ने नई मौद्रिक नीति में गोल्ड लोन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियम अगले साल 1 अप्रैल से लागू होंगे। अभी गोल्ड लोन में छोटे ग्राहकों की हिस्सेदारी 60% है और औसत ऋण का आकार है 70,000 रुपए। खास तौर पर ज्वेलरी को ही गिरवी रखा जाता है। बैंक कई तरह के शुल्क वसूल रहे थे। जब्त सोने की नीलामी में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और कंज्यूमर्स की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। सोना, सिक्के या ईटीएफ खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज भी अब नहीं मिलेगा। गोल्ड के आभूषणों या सिक्कों के बदले कर्ज की अनुमति दी गई है। सेबी के प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने कहा कि इंडियन शेयर बाजार में एनआरआई की सहभागिता बढ़ाने के लिए केवाईसी की प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने पर उनका फोकस है। सेबी के प्रमुख ने कहा कि देश में अभी भी शेयर बाजार को लेकर अवेयरनेस की कमी है। मुंबई में बीएफएफ कैपिटल मार्केट कॉन्फ्लुएंस 2025 को संबोधित करते हुए तुहिन कांत पांडे ने कहा कि सेबी ने केवाईसी की प्रक्रिया को आसान बनाया है, लेकिन एनआरआईज के लिए इसे और आसान बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिहाज से लंबा रास्ता तय किया गया है। हमने केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाया है और प्रक्रिया के पूरे होते ही ट्रांजैक्शन की मंजूरी मिल जाती है। सेबी प्रमुख ने कहा कि एक ताज़ा राष्ट्रव्यापी सर्वे से पता चला है कि 63% लोग सिक्योरिटी प्रोडक्ट से वाकिफ हैं, लेकिन केवल 9.5% ही सक्रिय तौर पर इसमें भाग लेते हैं। शहरी इलाकों में थोड़ी ज्यादा 15% लोग शेयर बाजार में सक्रिय हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में ये प्रतिशत सिर्फ 6 है। सर्वे में पता चला कि 36% इन्वेस्टर ही शेयर बाजार के बारे में ज्यादा या ठीक ठाक जानकारी रखते हैं। इससे पता चलता है कि लोगों में जागरूकता की काफी कमी है। रिटायरमेंट के बाद सबको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम पहले से उपलब्ध है। कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन देने के लिए सरकार ने हाल ही में एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है। सरकार का दावा है कि ये पहले शुरू की गई एनपीएस से बेहतर विकल्प है। इसमें पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की तरह सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिल रहा है, फिर भी कर्मचारी अनमने हैं। 30 सितंबर 2025 को यूपीएस को चुनने का आखिरी दिन था। तब तक 24 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में से केवल 1 लाख ने ही इसे चुना। कई बदलावों के बाद भी कर्मचारी यूपीएस को लेकर असमंजस में हैं। सरकार भी कर्मचारियों को विचार करने के लिए मौके पर मौके दे रही है और यूपीएस को चुनने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। कर्मचारी अब 30 नवंबर तक इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में तेजी से शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों का मार्केट कैप 1.94 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। इसका सबसे बड़ा फायदा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हुआ, जिसका मूल्य 45,678 करोड़ रुपए बढ़कर 10.95 लाख करोड़ रुपए हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस को भी फायदा हुआ। वहीं एलआईसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के मूल्य में गिरावट आई। रिलायंस सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी बनी रही। एसबीआई ने अपने महिला कर्मचारियों की संख्या 2030 तक 30% करने का लक्ष्य तय किया है। अभी बैंक में कुल स्टाफ का 27% महिलाएं हैं। बैंक महिला कर्मचारियों को नेतृत्व करने के लिए तैयार करने, वर्क लाइफ बैलेंस और सुरक्षित माहौल देने पर जोर दे रहा है। एसबीआई महिलाओं के लिए क्रैच भत्ता
मातृत्व अवकाश के बाद विशेष ट्रेनिंग और स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं भी देता है। देश भर में एसबीआई की 340 से ज्यादा शाखाएं सिर्फ महिलाएं संचालित करती हैं। एसबीआई का मानना है कि डाइवर्सिटी से कामकाज में मजबूती और इनोवेशन बढ़ेगा। देश का व्यापार घाटा सितंबर में करीब 13,000 करोड़ रुपए बढ़ सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में भारत का व्यापार घाटा 2.48 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यह आंकड़ा अगस्त के 2.35 लाख करोड़ से $1.5 बिलियन ज्यादा है। इस भारी उछाल का सबसे बड़ा कारण देश में सोने का इंपोर्ट बढ़ना है। सितंबर में दाम बढ़ने के बावजूद सोने का इंपोर्ट दुगना होने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हाइड्रोकार्बन रिसर्च में हुई प्रगति की सराहना की है। पुरी ने एक वीडियो साझा करते हुए एक्स पर कहा कि 2016 में केवल 10 बेसिन्स में रिसर्च हो रही थी, जो अब ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत बढ़कर 16% हो गया है। इस नीति के तहत अब तक 172 ब्लॉक्स को 3.78 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में अलॉट किया गया है। सबसे बड़ा ऑफशोर ऑफर हाल ही में फरवरी में शुरू हुए OALP राउंड एक्स में भारत के इतिहास में सबसे बड़े ऑफशोर रिसर्च की पेशकश का है। इसमें 25 नए ब्लॉक्स जो 1.92 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं शामिल हैं। ये बोली 31 अक्टूबर तक खुली रहेगी। इसका उद्देश्य गहरे समुद्री पानी और जल क्षेत्रों में ऑयल के भंडारों को ढूंढना और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना है। For decades, India's energy story was defined by dependence. Our vast sedimentary basins held promise, but only a fraction was explored. In fact, until recently, just 10% of this treasure was under active exploration. That's where the change began. Through the open acreage licensing policy, India opened its doors to investors and explorers. In just 9 rounds, 172 blocks have already been awarded, covering 3.78 lakh square kilometers, with more than $4.36 billion of committed investment. And the momentum is only growing. In 2025, the 10th round marked India's largest ever offshore offering, 25 new blocks, spread across nearly 1.92 lakh square kilometers, pushing exploration into deep waters once considered unreachable. At the same time, smaller opportunities are being tapped. The discovered small field round 4 unlocked 55 contract areas, holding reserves of about 260 million tons of oil equivalent. Coal bed methane too is emerging as a new frontier, with 40 blocks awarded so far, tapping into India's vast 2,600 BCM of CBM resources. From offshore frontiers to small fields, from coal seams to deep basins, India has expanded its exploration footprint from 10% to 16% of basin area. And this is the foundation of a self-sufficient energy future. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is steadily unlocking the wealth beneath our soil and seas to power the nation's self-sufficient tomorrow. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर एक प्रेस सेशन में कहा कि मैंने कुछ युद्धों का निपटारा सिर्फ टैरिफ के आधार पर किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं और आपके पास परमाणु हथियार हैं, तो मैं आप दोनों पर भारी टैरिफ लगाऊंगा, जैसे 100%, 150% और 200%। ट्रंप ने कहा कि 24 घंटों में ही ये मामला सुलझ गया। Time you spoke. Putting on tough statements because we are taking in hundreds of billions of dollars, not only from China, from other countries. We've become a wealthy country again, and the tariffs have given us diplomatic strength. They've given us negotiating strength. I settled a few of the wars just based on tariffs. I said as an example, with India and with Pakistan, I said, if you guys want to fight a war and you have nuclear weapons, I'm going to put big tariffs on you both, like 100%, 150, and 200%. No, don't do that. I said, I'm putting tariffs. I had that thing settled in 24 hours. If I didn't have tariffs, you could have never settled that war. You do that better than anybody, McGee. First, more tariffs on China. ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based